बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक एंड करंट अफेयर्स विद डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। नाजरीन, अली शरीयती ने अपनी किताब व्हाट टू बी डन में कहा था कि तीन अहम सवालात हैं जो कि माशरे को देने चाहिए। पहला सवाल ये कि माशरे के असल मसाइल क्या हैं, दूसरा ये कि उनका हल क्या है, और तीसरा ये कि उसकी शुरुआत कहाँ से की जाए। माशरे के बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको माशरे के मसाइल का पता होता है, और उनमें से बहुत ही कलील होते हैं जिनको उनके हल के बारे में पता होता है। लेकिन सदियों में कोई एक पैदा होता है जिसे ये मालूम होता है कि कहाँ से शुरुआत की जाए। इसी हवाले से ये जो वीलॉग है ये पार्ट 2 है जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो पावर में रहना है उसको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने अली शरीयती से इसका आगाज़ किया और उसके बाद सुकरात की इस कोटेशन को मैं कोट करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने कहा कि अ मैन हु हैज़ वर्च्यू हैज़ राइट टू लीड द पीपल, एंड इफ़ ही डिनाइज टू लीड द पीपल देन ही इज़ लायबल टू बी रूल्ड बाय टायरेंट। सो दिस इज़ वेरी ट्रू इन द केस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो अलमिया है वो यही है कि जो बाइल्म लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, वो लीडिंग पोजीशन के ऊपर नहीं हैं, और इसी वजह से वो ज़्यादा हमें गमगीन और दुख में नज़र आते हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो देख रहे होते हैं कि पाकिस्तान के साथ, इस माशरे के साथ हो क्या रहा है, जिसको शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई ने भी कहा, अल्लाह डाही मथियाँ डाहियों लुक डिसन मुँह मुँह पिरिन बोहराई में भाल किया, कि ये अल्लाह मुझे विज़डम न दे, विज़डम वाले दुखों में होते हैं, जिसका जिक्र सूरह यासीन के अंदर भी है। इसके साथ साथ अगर हम प्लेटो को देखें तो प्लेटो ने जो जस्टिस के ऊपर बात करते हुए जो अपनी किताब रिपब्लिक में उसका जिक्र किया, जिसमें उसने 3 सेक्शंस बताए सोसाइटी के कि जो प्राइमरी एजुकेशन हासिल करे और आगे न जा सके उसे आर्टिज़न क्लास में आप कन्वर्ट कर दें, और उसके बाद फिर सेकेंडरी एजुकेशन दें, और वो जो लोग पास न कर सकें उसे आप आर्म फोर्सेस में भेजें, और आर्म फोर्सेस में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज़्यादा ब्रेव जो है उसे कौम को लीड करना चाहिए, उसे किंग होना चाहिए। और उसके बाद जो 25 ईयर्स ऑफ एजुकेशन क्रॉस कर ले या पास कर ले तो वो फ़िलासफ़र किंग का है जो कि कानून बनाएंगे, बट दे वुड बी अबव द लॉ। अब कुरान भी इस हवाले से जालूत और तालूत के किस्से में ये बात करते हुए हमें नज़र आता है कि जब एतराज़ हुआ कि आपने ये कल के लड़के को हमारे ऊपर कमांडर क्यों बनाया, तो कुरान उसका जवाब देता है बिकॉज ही नोज़ अबाउट द स्ट्रेटजीज़ ऑफ वॉर, और दूसरा ये इसके अंदर शुजाअत है, ये पीठ दिखाने वाला नहीं है। अगर इन तीनों चीज़ों को आप सुकरात की जालूत और तालूत के किस्से को आप देखें, प्लेटो को देखें, या फिर अली शरीयती का जो मैंने हवाला दिया, और फिर मुशर्रफ साहब को आप उस पर्सपेक्टिव से देखें, तो आपको मुशर्रफ साहब इन सारे तीनों पर्सपेक्टिव में फिट इन नज़र आते हैं, जहाँ पे वो ब्रेव भी थे, शुजाअत भी उनके अंदर थी, और अंडरस्टैंडिंग भी थी अबाउट डिफरेंट इशूज़। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे यहाँ जो सबसे डोमिनेंट नैरेटिव चला कि इललेजिटिमेट हुक्मरान थे, उनकी लेजिटिमाइज नहीं थे, पावर के अंदर चोर दरवाजे से दाखिल हुआ। सवाल ये पैदा होता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन अपने ट्रू सेंस में और ट्रू स्पिरिट में पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, क्या अब भी वो मुकम्मल तौर पे नाफिज है? क्या हमारे जैसे माशरे जो दरमियानी रेंज के जो पावर हैं, उन माशरों के अंदर हमारे असल मसाइल ये देखना है कि कौन लेजिटिमेट पावर में और कौन इलेजिटिमेट पावर में, या हमारा असल मसला ये कि गुर्बत को किस तरह से टैकल की जाए, नाख्वानदगी को किस तरह से टैकल किया जाए, निचली सतह तक पावर की मुंतकली किस तरह से हो, या हमें ये देखना चाहिए। दूसरा ये कि जो हमारे यहाँ जो इलीट कैप्चरिंग है, वो इलीट कैप्चरिंग बुनियादी तौर पे इस तरह के नैरेटिव हमारे सामने लेके आती है। अगेन पिछली वीलॉग के मैं उस बात को दोहराना चाहूँगा कि आपको किसने बताया कि कौन डेमोक्रेट है, कौन अरिस्टोक्रेट है, और कौन डिक्टेटर है, और कौन इम्पीरियलिस्ट है? ये सारे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स हैं, और जब वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स को हम देखते हैं, या कोई भी कॉन्सेप्ट या नैरेटिव हमारे सामने आता है जिसके बारे में पोस्ट मॉडर्निज्म ये कहता है कि हर नैरेटिव को जो है, कोई भी सच्चाई और झूठ नहीं होता बल्कि नैरेटिव्स होते हैं, और जो ज़्यादा नैरेटिव चल रहा होता है वही हमें सच नज़र आ रहा होता है, जिसके बारे में क्रिटिकल थियरिस्ट या न्यू मार्क्सिस्ट जिन्होंने रेवोल्यूशन बर्पा किया इल्म की दुनिया के अंदर, वो कहते हैं कि कोई भी थीरी को ब्लाइंडली आप एक्सेप्ट न करें, बल्कि वेरी प्रोसेस ऑफ थियराइजेशन को अंडरस्टैंड करें, उसके पीछे जो कोग्निटिव इंटरेस्ट हैं उनको आप समझने की कोशिश करें। तो इस हवाले से ये जो हमारे सामने नैरेटिव सामने आ रहे हैं, इनके पीछे क्या कोग्निटिव, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट हैं जिसकी बुनियाद की हम उन्हें लेके चलते हैं। डेमोक्रेसी द मोस्ट रिफाइंड सिस्टम इन द वर्ल्ड, ये बात कहाँ से आती है? ये बात हमें फ्रांसिस फुकुयामा से आती है, जो ख़ुद अमेरिका में इस आर्गूमेंट को अब बाय नहीं किया जाता, जो ये समझते हैं कि सिंस इस फ़लसफ़े ने
बाकी सारे नज़रियात को शिकस्त दे दी, वन बाय वन, पहले नाज़िज़म के ख़िलाफ़, फिर फाशिज़म के ख़िलाफ़, और फिर इम्पीरियलिज़म के, उससे पहले इम्पीरियलिज़म के ख़िलाफ़, और बाद में कम्युनिज़म के ख़िलाफ़। तो ये विक्टोरियस एमर्ज हुआ, एंड दिस इज़ द एंड ऑफ हिस्ट्री, बिकॉज हिस्ट्री जो है वो एवोल्यूशन ऑफ थाट्स के ज़रिए से हिस्ट्री मूव कर रही थी, लिहाजा हम अपने रिफाइंड सिस्टम तक पहुँच गए। बट चूँकि अमेरिका पहला वो मुल्क था जहाँ पे मैनिफेस्ट हुआ, डेमोक्रेसी की मैनिफेस्टेशन हमें नज़र आती है, उससे पहले कोई मिसाल मौजूद नहीं थी। और जिन फाउंडिंग फादर्स ने डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करवाया अमेरिका में, उनमें से एक जेफरसन है जो बाद में प्रेसिडेंट भी बने, और वो कहते हैं दिस इज़ नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज़ मोबोक्रेसी। वो खुद स्लेव ऑनर हमें नज़र आते हैं, और हमें यही मोबोक्रेसी, चूँकि मॉब का बिहेवियर इर्रेशनल होता है, मॉब का बिहेवियर जो है वो डिसेंट हमें नज़र नहीं आता। यही वजह है कि डेमोक्रेसी में हमें हिटलर भी चुनते हुए नज़र आता है, वो भी हुक्मरान हुआ, हमें मुसोलिनी भी इलेक्शंस के ज़रिए से हुक्मरान हुआ, डेमोक्रेसी के नतीजे में वो पावर सीट के ऊपर आया, फिर नेतन्याहू आया, फिर शेरोन आया, और फिर हमें इस तरह के बहुत सारे और नाम नज़र आते हैं जो कि ह्यूमन राइट्स वायलेटर थे, किलर थे। ख़ुद मोदी जो है इलेक्शन के ज़रिए से पावर में आए। तो मॉब बिहेवियर जो है वो डिसेंट नहीं होता, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। मॉब बिहेवियर हमेशा इर्रेशनली एक्ट कर रहा होता है और अपने पावर को सस्टेन करने के लिए ब्रूटल यूज़ ऑफ फोर्स इस्तेमाल कर रहा होता है, या अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा होता है। अगर हम फैक्ट्स को देखें, आखिरी बात जो मैं कहूँगा, तो इस फैक्ट्स की बुनियाद के ऊपर अगर आप देखें कि लोकल एम्पावरमेंट, लोकल लोगों की जो एम्पावरमेंट है वो तो मुशर्रफ के दौर में हुई, और आज जो हमारे हुक्मरान हैं वो लोकल बॉडी जो सिस्टम था गवर्नमेंट का, उसको इम्प्लीमेंट होने से रोके खड़े हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी थी, चाहे मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, या ख़ुद PTI की भी इसके अंदर शामिल हमें नज़र आती है। मीडिया लिबरलाइजेशन मुशर्रफ के दौर में हमें नज़र आती है, आज तो हमें मीडिया के अंदर कदगन नज़र आती है। और बुनियादी तौर पर जो हमारे जैसे जो ममालिक हैं जिसमें इंडिया भी शामिल है, वहाँ पर लिबरल डेमोक्रेसी हमें नज़र नहीं आती। जो हमने बारो किया है कॉन्सेप्ट, ट्रू सेंस में हमें वो नज़र नहीं आता, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा वो एप्टीट्यूड नहीं है, हमारे पास वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है लिबरल डेमोक्रेसी की, वो मोरल हमारे पास वैल्यूज़ नहीं है जिसको हम ये सक्सेसफुल बना जाएं। हमारे पास इलेक्टोरली वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज़ नज़र आती है, वो इंडिया में हमसे ज़्यादा बेहतर नज़र आती है। इलेक्शंस हो जाते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो जाता है, लेकिन लिबरल डेमोक्रेसी नहीं है। जो पावर में आता है वो रूथलेस रूलर बन जाता है और वो दूसरों को कुचलना शुरू कर देता है। तो यही वजह है कि इंडिया के अंदर भी हमें मीडिया के ऊपर कदगन नज़र आती है। उसकी रिसेंट मिसाल BBC की सेरबिन रिपोर्ट के ऊपर बैन हमें नज़र आता है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी जो मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन है वो आपके सामने। इसी तरह एजुकेशन जो माशरे को बहुत ऊपर लेके जाता है, जो डेमोक्रेसी वहाँ पे ज़्यादा कामयाब नज़र आती है जहाँ पे लिटरेसी रेट ऊपर जा रहा है। पाकिस्तान का लिटरेसी रेट स्टैग्नेंट है, 60% के ऊपर खड़ा है। आधी पॉपुलेशन के पास, आधे जो बच्चे हैं उनके पास स्कूल की फैसिलिटी नहीं है, और जिनके पास स्कूल की फैसिलिटी नहीं है उनमें से भी आधे यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास बाथरूम की फैसिलिटी नहीं है, साफ़ पीने का पानी नहीं है, असातिज़ा नहीं है। वहाँ पे वडेरे जो हैं या जागीरदार या चौधरी या खान वो अपने जानवरों को बांध देते हैं। तो जहाँ पे ये कैफियत हो वहाँ पे डेमोक्रेसी किस तरह से सक्सेसफुल होगी। और हमारे यहाँ अपनी डेमोक्रेसी मौजूद थी इन द फॉर्म ऑफ आर कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, जिसको हमने गिव अप कर दिया, जो पंचायत की सूरत में थी, जिरगा की सूरत में थी, औताक की सूरत में थी। तो उस किस्म की जमहूरियत को हम कहाँ लाएंगे। आज की जमहूरियत के लिए ये ज़्यादा अहम था कि लोकल लेवल के ऊपर लोगों को एम्पावर किया जाए ताकि वो अपनी दहलीज़ के ऊपर अपने मसाइल का हल तलाश कर सकें। आज इसी मुख्तसर से व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।